हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साइंटिस्ट क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम ना एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट होगा, स्पेशली फॉर डीएलएड स्टूडेंट जो कि प्रथम सेमेस्टर में है। उनके लिए मैं एक ऐसी सीरीज लेके आया हूँ जो कि जिसमें मैं अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी प्रश्नों का एक सीरीज लेके आऊँगा, जिससे कि उनका जो भी हमारे यूपी में या यूपी के ऑल इस मतलब कि जो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं, उनके जो छात्र हैं, उनके लिए मैं एक स्पेशली क्लास लेके आऊँगा, ताकि उनको जो डीएलएड में जो प्रथम सेमेस्टर में क्या-क्या पढ़ाए जाते हैं, क्या-क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मैं उनके प्रश्नों को तैयारी कराने के उद्देश्य से। तो फ्रेंड्स, मैं इस सीरीज़ को चलाने का ये मेरा उद्देश्य है कि क्योंकि जो प्रथम सेमेस्टर में जो स्टूडेंट आते हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं होता है कि डीएलएड में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे किस तरह के क्वेश्चन्स आते हैं। और मैं अपना भी अनुभव शेयर करूँगा कि मैंने भी जब बीटीसी यानी चूँकि अब अ, उसका नाम चेंज होके डीएलएड हो गया है, तो उ उसको मैंने भी कैसे क्वालीफ़ाई किया है। और क्योंकि ये डीएलएड में अक्सर स्टूडेंट का बैक लग जाता है, तो वो सब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने कैसे विदाउट मतलब कि कोई ईयर में मेरा बैक नहीं लगा है, तो और मैं क्वालीफ़ाई करता चला गया हूँ, तो मैं उसको भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ साझा करूँगा। और किस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है ताकि आपके क्वेश्चंस जो कम समय मिलता है फ्रेंड्स, डीएलएड में एक लिमिट समय रहता है क्वेश्चंस का, उस लिमिट समय में आपको हर क्वेश्चंस को टच करना है, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। क्योंकि उसमें लिखना है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस उसमें रहते हैं, तो और ऑब्जेक्टिव मतलब कि ज़्यादा नहीं रहते हैं फ्रेंड्स, लेकिन रहते हैं फिर भी। और लेकिन सब्जेक्टिव में आपको कितना समय देना है, कितना लिखना है, किस तरह से लिखना है, क्या करना है, ये सब मैं आपको क्लास के दौरान में बीच-बीच में बताता चलूँगा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सब मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं ये एक महत्वपूर्ण मतलब कि सीरीज़ लेके आया हूँ, मतलब एक तरह की मतलब कि समझ लीजिए डेली बेसिस क्लास ही रहेगी मेरे जो डीएलएड स्टूडेंट के लिए स्पेशल। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि डीएलएड में जो महत्वपूर्ण अक्सर परिभाषाएँ यानी डेफ़िनेशन पूछ लेता है, तो उसको हम कुछ देख लेते हैं कि प्रथम सेमेस्टर में जो महत्वपूर्ण डेफ़िनेशंस हैं, उनको यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना पहला जो है हमारा ये महत्वपूर्ण परिभाषा जो है उसका जो लाइन्स है किसने दिया है ये देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कोई तरह के फ्रेंड एक चीज़ और जान लीजिए, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहता है उसमें हम किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने ये डेफ़िनेशन आप अगर पूरा रट सकते हो तो अच्छी बात है, अगर आप इसको पूरा हूबहू सेम टू सेम लाइन याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको और अच्छा एग्ज़ामिनर नंबर देगा। अब अगर मान लीजिए आप ये पूरा नहीं भी रट पाते हो तो आप इसकी शुरुआत की कुछ लाइन्स को याद कर लो, और जब एग्ज़ाम में कोट करना हो इस लाइन्स को, मतलब कि मान लीजिए आप मतलब कि लघु उत्तरीय प्रश्न कर रहे हैं और उसमें डेफ़िनेशन भी कुछ देना चाह रहे हैं, तो आप ये शुरू किए एक लाइन लिख के और यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के डॉट लगा के फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। तो उससे समझ जाएगा एग्ज़ामिनर कि हाँ, ये लाइन बच्चे ने कोट किया है। मान लीजिए आप हूबहू सेम लाइन, तो आप अगर मान लीजिए याद करने में परेशानी होती हो तो ये ट्रिक है फ्रेंड्स, ये एक ट्रिक है। अगर आप पूरा याद कर सकते हो और पूरी लाइन आप हूबहू लिख सकते हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्ज़ामिनर के ऊपर आपके क्वेश्चन्स का आंसर पे। तो ये तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये लाइन किसने कहा है? तो क्रो एवं क्रो ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स? इसको देख लीजिएगा आप और अच्छी तरीके से, या अगर आप देख लेती हैं दूसरी जो कोट है, जो हमारी दूसरी लाइन है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म के परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा है? ट्रेवर ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स? अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, बुद्धि कार्य करने की विधि है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स?
व्यक्तिगत एवं व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। तो किसने कहा है? मन ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स? व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है, जिसका माप किया जा सकता है। तो किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स? कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है, जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, बिंबों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। किसने कहा है? गैरेट ने कहा है। मन में किसी उद्देश्य एवं लाभ को रखकर कार्यानुसार चिंतन करना तर्क है। किसने कहा है? गैरेट ने कहा है। फ्रेंड्स, एक चीज और जान लीजिए, अगर आपने यहाँ पर इस अच्छी तरीके से अगर आपने डीएलएड में मेहनत कर लिया फ्रेंड्स, तो आपको टेट की मेरे ख्याल से नहीं आपको कोचिंग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डीएलएड में इतना सेम ही मतलब कि टॉपिक रहता है फ्रेंड्स, जो आपको टेट में कुछ अलग से नहीं पढ़ाया जाता। ये डीएलएड का ही 1 to 5 की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि डीएलएड में ही आपका जो डीएलएड का कोर्स है वो उसको हूबहू इस तरह बनाया ही गया है कि आप टेट का किसी भी सीरीज का क्वेश्चंस उठा के, आप मतलब किसी भी ईयर का आप क्वेश्चंस उठा के देख लेंगे, आपको इन्हीं सब क्वेश्चंस में से, इन्हीं सब लाइन्सों में से, इन्हीं सब प्रश्नों की यानी डीएलएड के ही प्रश्नों में से ही आपको उठा के क्वेश्चंस पूछता है। ये मेरा अनुभव है, मैंने भी बहुत अच्छी तरीके से उसको देखा है। मैंने जब देखा प्रश्नों को, डीएलएड की बुक को मैंने जब पढ़ा, तो मैंने एनालाइज किया कि वाकई में ये डीएलएड अगर कोई अच्छी तरीके से करेगा, तो उसको मुझे नहीं लगता कि टेट के लिए अलग से कोचिंग करने की। हाँ, सुपर टेट के लिए आपको करना पड़ सकता है, लेकिन टेट के लिए मैं कहता हूँ, अगर डीएलएड जिसने अच्छी तरीके से लड़के ने किया है या जिस भी स्टूडेंट ने किया है, तो उसको मुझे नहीं लगता है कि टेट के लिए जाके आपको कोचिंग करने की ज़रूरत पड़े। ठीक है फ्रेंड्स? आइए फ्रेंड्स, आगे की लाइन्स हम देख लेते हैं कि कौन-कौन सी लाइन्स किसने-किसने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स? तो वंशानुक्रम माता-पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, किसने कहा है? रुथ बेनेडिक्ट ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स? फिर मेडल का नियम प्रत्यागमन को स्पष्ट करता है, किसने कहा है? मेडल ने कहा है। ठीक है? वातावरण में सब वाह्य तत्व आ जाते हैं, जिन्होंने व्यक्तित्व को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स? सीखना अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स? अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। तो किसने कहा है? E.R. हिलगार्ड ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स? किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को प्रेरणा कहते हैं। तो किसने कहा है? गुड ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स? किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण, अवधान यानी अवधान को जिसको हम ध्यान भी कहते हैं, किसने कहा है? डमविल ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स? अब आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स और लाइंस। रुचि एक प्रेरक शक्ति है, जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। किसने कहा है? क्रो ने कहा है। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है। ग्रहण किए गए तथ्यों को धारण न करना ही विस्मृति है। विस्मृति है, किसने कहा है? मन ने कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए महत्वपूर्ण कुछ बिंदुओं को और देख लेते हैं फ्रेंड्स हम, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स? तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष में शिशु का शारीरिक विकास अति तीव्र गति से होता है। तो फ्रेंड्स, जो शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्ष में शिशु का जो शारीरिक विकास होता है वो कैसा होता है? तीव्र गति से होता है। ठीक है फ्रेंड्स? क्रो व क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक को शताब्दी कहा है। किसने कहा है? क्रो एंड प्रो ने। ठीक है? शिशु सबसे अधिक अनुकरण विधि से सीखते हैं। किसके द्वारा सीखता है शिशु? अनुकरण, यानी जो वो देख देख के सीखता है। अगर आप किसी छोटे बच्चे यानी कि जो शिशु है, बाल्यावस्था में है, अगर आप उसके सामने कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे तुरंत उस चीज को कॉपी करके सीख लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया शिशु सबसे अधिक अनुकरण विधि सीखते हैं। ठीक है? बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है। तो किस क्या है बाल्यावस्था? क्या है? जीवन का निर्माणकारी काल है। आपने ये भी सुना हो कि जो हमारा बाल्यावस्था है एक कच्ची मिट्टी का घड़े के समान है। मतलब कि कच्ची मिट्टी
का जैसे कुम्हार घड़ा नहीं बनाता है फ्रेंड्स, तो उसको जिस तरफ हाथ फेरता है उसी तरह वो घड़ा अपना साँचा या रूप ले लेता है। तो उसी प्रकार हमारा जो बाल्यावस्था है, इस अवस्था में अगर हम बच्चे को जिस रूप में ढालना चाहेंगे, उस रूप में हम ढाल सकते हैं। शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था है। जो शैशवावस्था का काल है, वो 5 टू 6 ईयर की अवस्था तक को कहा गया है शैशवावस्था, ठीक है फ्रेंड्स? बाल्यावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है, जो 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 जिसमें जो बाल्यावस्था होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए कहा गया बाल्यावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। यानी उसको हर चीज़ सीखने की एक क्यूरियोसिटी रहती है बच्चे के अंदर, ठीक है? बाल्यावस्था में काम भावना निर्बल होती है। यानी इस अवस्था में काम की जो भावना होती है, वो निर्बल होती है, ठीक है फ्रेंड्स? किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है। यानी कि जो किशोरावस्था है वो 12 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है। एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क कभी-कभी आपने ज़रूरी नहीं आप मतलब कि मेरे ही बताए हुए अनुसार आपने अगर आपने यहाँ पढ़ा, फिर आपने 2-4 बुक खोल के देखा तो आपने किसी में बता दिया कि 13 वर्ष से 18 वर्ष या किसी में 4 वर्ष से 6 वर्ष, तो अगर इस तरह का आपने वेरिएशन देखने को मिलेगा तो आप ये इससे घबराइएगा नहीं फ्रेंड्स। उसमें ये जो एक मानक है ये एप्रॉक्स है, यानी कि एक मतलब कि कोई मतलब कि फिक्स नहीं है, ये इसीलिए कहा गया देखिए 5 टू 6 ठीक है? इसलिए अगर वेरिएशन किसी बुक में आप देखें तो घबराइएगा नहीं। इसीलिए एक अनुमानित ये है कि 12 से 18 वर्ष, ठीक है? 5 टू 6 मतलब कि आप उसको देख के ये ना मतलब सिन के नहीं अरे सर ने ये बताया है तो गलत बताया, ऐसा नहीं है। वो उस अगर उस बुक में भी लिखा है तो वो भी सही है और ये भी सही है। लेकिन जो एससीईआरटी आपका मानेगा वही आपका समझ लीजिए वो सही है। तो मैं ये आपकी एससीईआरटी के अनुसार ही आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स? तो आपको इसी को ही मानना है सही। ये ऐसा नहीं कि वो गलत है उस बुक में, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एससीईआरटी जिसको जो आपका एससीईआरटी जिसको मानेगा वही आपका ऑथेंटिक है। ये ध्यान में रखिएगा। तो किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है। जो किशोरावस्था है, वो शब्द किस शब्द से बना है? एडोलसेंस का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से बना है। किससे बना है? एडोलेसियर शब्द से। ठीक है फ्रेंड? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। जो जो हमारा किशोरावस्था है, वो हमारा सबसे कठिन काल है। इसी को भी हमने देखा होगा, आपने किसी कई राइटर ने कहा है कि किशोरावस्था तूफान की एज है, इसी को भी कहा गया है। तो इसी को ही कहा गया है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। दिव दिवा स्वप्न की अधिकता किशोरावस्था में होती है। किसमें होती है? यानी डे ड्रीम किसमें देखता है बच्चा? किशोरावस्था की अवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स? किशोर अत्यंत कल्पनाशील होता है। जो हमारा किशोर होता है, यानी कि जो एडोलसेंस एज में जो चाइल्ड होता है, उसमें कल्पनाशीलता बहुत होती है, यानी कल्पनाशील बहुत ज़्यादा होता है। किशोरावस्था तारुण्य से प्रारंभ होती है और पौगंडावस्था के होने पर समाप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स? यानी कि किशोरावस्था जो तारुण्य से प्रारंभ होती है और पौगंडावस्था के होने पर समाप्त हो जाती है। जैसे ही पौगंडावस्था आती है उसका किशोरावस्था समाप्त हो जाती है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष व तनाव की अवस्था। देखिए फ्रेंड्स, वही चीज़ यहाँ भी कह दिया, वही चीज़ यहाँ वही बशर्ते यहाँ शब्द का मतलब शब्द चेंज हो गया। यानी यहाँ बड़े संघर्ष या तनाव की अवस्था अगर कोई पूछ ले ऐसा, तो पूछ लेता है एग्जाम में, यूपी टेट में अक्सर पूछ लेता है बड़े संघर्ष व तनाव की अवस्था को कौन सी अवस्था होती है? तो किशोरावस्था। ये जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था। इस तरह के क्वेश्चंस यूपी टेट में बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स? तो देख लीजिए आप, किशोरावस्था बड़े संघर्ष व तनाव की अवस्था है। ठीक है फ्रेंड्स? तंत्रिका तंत्र के विकास के साथ बुद्धि में वृद्धि होती है। जो तंत्रिका तंत्र है हमारा फ्रेंड्स, जिसमें जैसे-जैसे विकास होता है तो उसमें क्या होता है? बुद्धि में वृद्धि होती जाती है। ठीक है फ्रेंड्स? जन्म के प्रथम सप्ताह में नवजात शिशु के व्यवहार प्रवृत्त्यात्मक होती है। जो जो मूल प्रवृत्त्यात्मक होती है वो नवजात शिशु के व्यवहार यानी प्रथम सप्ताह में होती है। ठीक है फ्रेंड? फिर है जो मानसिक विकास लगभग 20 वर्ष की आयु में उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। यानी कि जो मानसिक विकास होता है बच्चों में, वो 20 वर्ष की आयु में उच्चतम सीमा पर यानी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? फिर बच्चे के बौद्धिक स्तर को एकमात्र
उत्तम रूप में बताने वाली उसकी भाषा होती है। यानी कि जो उसका बौद्धिक स्तर है बच्चे का, उसको बताने का जो उत्तम रूप, जो एकमात्र जो उत्तम रूप है, वो क्या है? उसकी भाषा होती है। ठीक है फ्रेंड्स? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था है। यानी कि जो संवेग है, जिसे हम इमोशंस कहते हैं, वो व्यक्ति की क्या है? एक उत्तेजित अवस्था है। ठीक है फ्रेंड्स? विद्यार्थी के प्रत्येक कार्य में संवेगों का समावेश होता है। यानी कि जो विद्यार्थी है, उसके प्रत्येक कार्य में क्या होता है? संवेगों का समावेश होता है। ठीक है फ्रेंड्स? संवेगात्मक व सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। यानी कि जो हमारा इमोशनल है और सोशल जो डेवलपमेंट है, वो क्या होता है? साथ साथ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? आइए देखते हैं फ्रेंड्स कुछ और लाइंस। चरित्र आत्मनियंत्रण शक्ति है। जो चरित्र है, वो क्या है? आत्मनियंत्रण शक्ति है। व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स? सामाजिक कार्य के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व सामाजिक होता है। यानी कि जो सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले व्यक्तियों का जो कैसा व्यक्तित्व होता है? सामाजिक होता है। ठीक है? आत्मचेतना व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक मुख्य विशेषता है। ठीक है फ्रेंड्स? मतलब कि सुमायोजित व्यक्ति वातावरण और परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करता है। ठीक है फ्रेंड्स? जिस कल्पना में विगत अनुभव की प्रतिमाओं को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पुनरुत्पादक कल्पना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? जिस कल्पना का प्रयोग अभौतिक वस्तु की रचना में किया जाता है, उसे सृजनात्मक कल्पना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? वुडवर्थ ने चिंतन के 5 तत्व बताए हैं। ठीक है? तर्क के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। चिंतन विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। तर्क उत्पादक चिंतन है। माता-पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को वंशानुक्रम कहते हैं। यानी कि जो हमारे पेरेंट्स से जो भी संतान में हस्तांतरित जो लक्षण आते हैं, यानी उनके द्वारा हमारे यानी माता और पिता के द्वारा जो भी हमारे अंदर जो गुण आते हैं, यानी लक्षण आते हैं, उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? वंश परंपरा के वाहक विन्यायक होते हैं। ठीक है? मानव व्यवहार की प्रत्येक जो विशेषता है, वो वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होती है। ठीक है? यानी कि ये सीटेट में भी पूछता है फ्रेंड्स कि वंशानुक्रम वातावरण क्या कैसा है, जो मल्टीप्लाई में होता है। मैंने सीटेट की क्लास ली है फ्रेंड्स, तो आप अगर वो देखेंगे, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सीटेट की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो उसको क्या है? गुणनफल यानी मल्टीपल होता है। ये यानी वंशानुक्रम और वातावरण का जो संबंध होता है, वो मल्टीपल यानी गुणनफल का संबंध होता है। ठीक है? वही चीज यहाँ बताया गया है। फिर मेडल ने अपना प्रयोग चूहों पर किया है। किसने किया है? मेडल ने। अक्सर पूछ लेता है, डीएलएड में भी पूछ लेता है, सीटेट या सीटेट में, या उसमें पूछ लेता है, यूपीटेट में पूछ लेता है कि चूहों पर प्रयोग किसने किया है? तो मेडल ने किया है। ठीक है? वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यानी कि जो वातावरण है, वो एक प्रकार की बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक है? सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि जो सीखना है, वो क्या है? एक आदत है। फिर क्या है? ज्ञान है और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी जिसको हम एक्वायर करते हैं, यानी एक्वायर करके सीखते हैं। ठीक है? सीखना अनुभवों का संगठन है। यानी जो सीखना है, वो क्या है? एक अनुभवों का संगठन है। ठीक है? अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या है? अधिगम है। अक्सर पूछ लेता है कि अधिगम का पूछ लेता है, अधिगम क्या है? तो जो क्या है? अधिगम क्या है? एक अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में, यानी जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना ही हमारा क्या है? अधिगम होता है। ठीक है फ्रेंड्स? ये याद रखिएगा। सीखने की वक्र रेखा सीखने में होने वाली उन्नति या अवनति को दर्शाती है। सीखने की क्रिया में जब ना तो उन्नति होती है और ना अवनति होती है, ना अवनति को, इस अवस्था को पठार कहते हैं। यानी कि मतलब आपने देखा होगा, मैंने क्लास लिया भी है फ्रेंड्स, कि इसमें ऐसा डायग्राम बनता है, यूं जाके यूं हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसमें जो ये एरिया है, इसमें देखिए एक पैरेलल लाइन सी खिंच गई है। तो इस अवस्था में डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि रुक जाता है, डेवलपमेंट होता रहता है, लेकिन वो क्या होता है?
इसमें हमको ना दिखाई नहीं देता है, क्या नहीं दिखाई देता है कि ना उन्नति हमको दिखाई देती है, ना अवनति दिखाई देती है, यानी एक सीधी रेखा में चलती रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे डेवलपमेंट रुक गया है, डेवलपमेंट की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, वो कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, वो हमेशा जब तक हमारा टिल डेथ डेथ तक चलती है, यानी कि जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं कर पाते तब तक हमारे अंदर डेवलपमेंट होती रहती है। तो उसी में जब इस तरह की जो पैरेलल लाइन बन जाती है तो उसी को ही हम पठार की अवस्था कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले अनुभवों का दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना स्थानांतरण है। क्या है? अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त होने वाले अनुभवों का, यानी कि अधिगम से जो हम क्षेत्र में, यानी किसी एक क्षेत्र में हमने जो अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव से अगर हम दूसरे क्षेत्र में उस अनुभव का प्रयोग करके अ, उस चीज़ को हम सीखते हैं, उस अनुभव से मतलब कि उस इस अनुभव से हम दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करके किसी चीज़ को सीखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? अक्सर यूपी टेट में ये पूछता है। जी और जी तथा एस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यानी जिसको हम जर्नलाइज़ कहते हैं और एस माने स्पेसिफिक कहते हैं, ठीक है? जी माने जर्नलाइज़ और एस माने स्पेसिफिक। सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। स्थानांतरण के 2 प्रकार हैं, कौन-कौन से हैं? सकारात्मक तथा नकारात्मक, ठीक है फ्रेंड्स? जिन विषयों के तत्व समान होते हैं, उनमें स्थानांतरण सरल होता है। क्या होता है? जिन विषयों के तत्व समान होते हैं, उनमें स्थानांतरण क्या होता है? सरल होता है। सामान्य योग्यता का प्रयोग सामान्य जीवन में किया जाता है। चेतना को किसी वस्तु विशेष पर केंद्रित करना अवधान है। ठीक है फ्रेंड्स? अवधान के प्रकार है ऐच्छिक तथा अनैच्छिक। अभिरुचि अपने क्रियात्मक रूप में मानसिक संस्कार है। अभिरुचि गुप्त अवधान है। अवधान सक्रिय अभिरुचि है। ठीक है फ्रेंड? अवधान जो सक्रिय है वो क्या है? अभिरुचि है। ठीक है? सीखी हुई बात का सीधी उपयोग स्मृति है। ठीक है? स्मृति का प्रथम तत्व सीखना है। ठीक है? अच्छी स्मृति की प्रमुख विशेषता शीघ्र अधिगम है। ठीक है? स्मरण की सफलता को क्या कहते हैं? विस्मरण। ये अक्सर पूछ लेता है फ्रेंड्स, यूपी टेट में आप उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस में से आपको कहीं न कहीं विस्मरण का क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा। तो ये पूछ लेता है कि स्मरण की असफलता को हम क्या कहते हैं? विस्मरण। ठीक है? को विस्मरण कहते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। तो ये आज मैंने एक छोटी-सी क्लास ली थी। समझ लीजिए इसमें मैंने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी दिया है कि मैं क्या करूँगा, क्या नहीं पढ़ाऊँगा, क्या करना है इसमें। तो इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इस क्लास को आप देखिएगा। आपको अगर जहाँ ना समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फ्रेंड्स मैं इसी तरह आपको डीएलएड की फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट करूँगा, धीरे-धीरे और भी सेमेस्टर की भी मैं क्लासेस लेके आऊँगा। लेकिन मैंने पहले अभी फर्स्ट सेमेस्टर वालों को ध्यान में रख के ये क्लास बनाई है, क्योंकि उन्हीं का ही सिलेबस मैंने उठाया है। उन्हीं के सिलेबस में से ये कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषाएँ हैं और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको मैंने यहाँ पर कवर किया है। तो फ्रेंड्स अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और अच्छी-अच्छी क्लासेस लेके आऊँ और अच्छा मैं कर सकूँ आप लोग के लिए, जितना हो सके। और फ्रेंड्स कुछ भी अगर फीडबैक हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कि ताकि मैं भी कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकूँ कि मैं यहाँ कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ या कुछ भी। क्योंकि फ्रेंड्स एक समझ लीजिए टीचिंग जो है एक पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ा रहे हो तो आप गलती नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। टीचर भी स्टूडेंट से ही सीखता है, क्योंकि टीचर भी एक स्टूडेंट रहता है तब जाके वो कहीं जाके टीचर बनता है। और कोई भी परफेक्ट टीचर तो बन ही नहीं सकता फ्रेंड्स, वो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम भी एक सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को यहाँ करेंगे। ताकि कुछ अगर मैं गलतियाँ कर रहा हूँ या कुछ जाने-अनजाने में मुझसे गलतियाँ हो जाएँ, तो फ्रेंड्स उसको फीडबैक में आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे इंडिकेट करके मुझे सुधारिएगा फ्रेंड्स। अगर जाने-अनजाने में मुझसे गलती हो जाए तो, उसके लिए पहली चीज़ तो मैं अभी से ही माफ़ी माँगूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो भी कुछ भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ वो ऑथेंटिक हो आपके सामने, ठीक है?
तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही, एक छोटी-सी क्लास थी ये फ्रेंड्स, क्योंकि आज से मुझे क्लास स्टार्ट करना था, काफ़ी टाइम से मैंने कोई क्लास नहीं लिया था। काफ़ी बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से। तो फ्रेंड्स इस वजह से मैंने आज से स्टार्ट किया और मैंने सोचा कि किस से टॉपिक से उठाया जाए, मतलब किस तरह की क्लासेस लाई जाए कि जो स्टूडेंट के लिए बेनिफिट हो। तो अभी फ्रेंड्स मैंने यूपी टेट सीटेट की क्लासेस रन नहीं की है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना डीएलएड वालों के लिए भी कुछ ना कुछ लाया जाए, तो इस वजह से मैंने ये डीएलएड को डेडिकेटेड करते हुए ये क्लासेस स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स मैं यूपी टेट और सीटेट को फिर से पढ़ाऊँगा। उसकी भी क्लास मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मेरे और भी टीचर्स हैं जो थोड़ा-सा समय नहीं दे पा रहे हैं, कुछ समय का दिक्कत चल रहा है उन लोगों को भी, क्योंकि भाई हम लोग भी अभी प्रिपरेशन में ही हैं, तो हम लोग भी स्ट्रगलिंग फेस करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं फ्रेंड्स। तो कुछ अभी टीचरों का जो हमारे चैनल पे है, उनका बिज़ी शेड्यूल होने की वजह से क्लासेस नहीं आ पा रही है फ्रेंड। तो वो भी बहुत जल्दी उन लोगों की भी क्लासेस आएँगी। फ्रेंड्स अगर हमारा हार्ड वर्क आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम लोग को मोटिवेट हो सके हम लोग, और आप लोग के मोटिवेशन से ही हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स कोई फीस चार्ज करके तो पढ़ा नहीं रहे हैं फ्रेंड्स। हम लोग आप लोग को फ्री में कंटेंट दे रहे हैं। तो आपका एक एफर्ट जो हम लोग सब्सक्राइब करेंगे जो चैनल को, और उससे जो हम लोग मोटिवेट होंगे फ्रेंड्स, हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, और अच्छी तरीके से जो हमारी फैकल्टी है और अच्छी फैकल्टीज़ को लेके आएँ, ताकि आप लोग की सेवा हम लोग कर सकें। और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको निराशा नहीं होने दें, और उनकी जो सफलता में हम लोगों का भी योगदान रहे, क्योंकि फ्रेंड्स हम देखते हैं आपके सपनों को अपने नज़रिए से। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।